हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस वीडियोस में हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन के निर्माण अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण को देखा। फिर हम इसके विभाजन पर आए जिसमें हमने राजस्थान के मैदान, देन पंजाब का मैदान और फिर गंगा के मैदान से होते हुए आसाम घाटी क्षेत्र को समझने का प्रयास किया था। और फिर हम यहां पर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अर्थात यहां पर हमने रेड पांडा और राइनो जैसे जीवों के बारे में भी डिस्कशन किया था कि वास्तविकता में इनके खतरे में होने का क्या कारण है। और साथ में हमने जाना था कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के आइकन में ब्लैक एंड व्हाइट पांडा कब से आया। अब इसी क्रम में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदान के महत्व को। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यह टॉपिक मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी कई बार आपसे ये क्वेश्चन करता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के महत्व को समझाइए। तो जब भी आपसे यूपीएससी ये क्वेश्चन करे, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा आंसर पॉजिटिव ही रखना है। यहां पर विवेचना और महत्व दो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपका आंसर कुछ नेगेटिव पॉइंट और साथ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलेगा, अर्थात इसमें पॉजिटिविटी भी होगी और कुछ नेगेटिविटी भी होगी। परंतु याद रखिएगा कि नेगेटिव नेगेटिव ही नहीं लेना है और पॉजिटिव पॉजिटिव ही नहीं लेना है। तो एक माइन्यूट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए आपके आंसर में। तो यहां पर हमारा टॉपिक जरूर है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के महत्व को समझाइए, परंतु याद रखिएगा कि इसमें हम महत्व और साथ में विवेचनात्मक तथ्य भी यहां पर हम विद्यमान करेंगे। अर्थात जनसंख्या ज्यादा है, ये इसका महत्व है, परंतु जनसंख्या का नेगेटिव पॉइंट क्या है और इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है। मोनोटोनस प्लेन है, इट्स ओके, पर मोनोटोनस प्लेन का पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं आज का चैप्टर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। यहां पर आपको पता होगा कि मानसरोवर झील है और यहां से कई नदियों का उद्गम होता है जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। कौन सी ये नदियां? तो यहीं से हमने समझा था कि पंजाब के मैदान का निर्माण करने वाली सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये सिंधु नदी प्रवाहित होते हुए कराची के समीप अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। क्लियर? इसमें हमने ये देखा था कि इसके द्वारा एक्चुअल में किस मैदान का निर्माण किया गया है। तो इसका पूरा मध्य वाला क्षेत्र माना जाता है पंजाब का मैदान, जिसको हम 5 दुआब वाला क्षेत्र नाम देते हैं। यहीं से एक और रिवर का ओरिजिन होता है जिसे हम नाम देते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर नामचा बारवा के समीप से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर इसके बाद ये आसाम घाटी क्षेत्र में प्रवेश करती है और फिर मेघालय पठार के उत्तर से ये प्रवेश कर जाती है कहां पर? बांग्लादेश वाले एरिया में, और फिर अरब सागर में जाकर ये अपने मुहाने का निर्माण करती है। और इसी में हमने देखा था कि यहीं कहीं से, यानी कि यदि ये भारत है तो मोटे मोटे आधार पर यहां कहीं से आती है गंगा नदी, और ये गंगा नदी बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्रा से मिलकर करती है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। यानी कि यदि हम यहां पर दो धाराओं को लेते हैं, एक है ब्रह्मपुत्रा और एक आती है क्या? एक आती है सिंधु नदी तंत्र की धारा, और साथ में नीचे से प्रवेश करती है कौन सी? गंगा नदी तंत्र। इन सभी नदी तंत्रों को समझने के पश्चात यदि ये आपको ना समझ में आए हो तो इसको मैंने डिटेलिंग बना रखा है अपने वीडियोस में, एक बार जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और यदि आपको इनकी PDF चाहिए हो तो आप इनकी PDF प्राप्त कर सकते हैं ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर। आप जाइए, सर्च करेंगे, वहां पर फोटो के साथ चैनल है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ये प्रीवियस वीडियोस की आपको पूरी की पूरी PDF वहां से प्राप्त हो जाएगी। ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, एक बार देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं कि एक्चुअल में मैंने ये मैप क्यों बनाया। तो इन सभी मैप्स के द्वारा आपको ये तो पता चल गया होगा कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण चूंकि किया गया है इन सभी नदियों के द्वारा, और नदियों द्वारा लाई गई मृदा वास्तविकता में सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। अर्थात सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल यदि कोई है तो वो नदियों द्वारा लाई गई मृदा है। अर्थात इसकी पहली विशेषता तो निकल के आती है कि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है, और उपजाऊ होने के कारण यहां पर आपको ह्यूमन सेटलमेंट अर्थात मानव अधिवास बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं लिखना। सबसे पहला महत्व यदि आप देखेंगे तो चूंकि इस मैदान का निर्माण किया गया है विभिन्न नदियों के द्वारा, इसीलिए यही इसका सबसे पहला महत्व निकल के आएगा।
अर्थात यहां पर आप पाएंगे कि यह जनसंख्या का हॉटस्पॉट है। और यह जनसंख्या का हॉटस्पॉट होता क्या है, तो बेसिकली बस इतना याद रख लो कि यह जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किस प्रकार, तो आप अंदाजा लगाएं कि अभी आप देख लें कि वास्तविकता में यूएसए की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2022 ईयर, ध्यान रखिएगा मैं 2022 की जनसंख्या के अनुसार बात कर रहा हूं, 2022 की जनसंख्या के अनुसार यहां पर यूएसए की पॉपुलेशन देखी जाए तो वो लगभग 34 करोड़ के आसपास है। अब बढ़ गई हो तो पता नहीं, लगभग 34 करोड़ के आसपास है। परंतु यदि आप भारत के केवल दो राज्यों की बात करें तो यहां पर यूपी और बिहार की पॉपुलेशन आपको अकेले यूएसए से ज्यादा देखने के लिए मिलती है, तब भी और अब भी। ब्राजील की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ के आसपास है, 23 करोड़ के आसपास है। यहां पर अकेले यूपी की जनसंख्या आपको 24 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिलती है। अब यदि मैं इन सभी बातों पर गौर फरमाऊं तो एक्चुअल में जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में आप देखिए इसका नेगेटिव पॉइंट, इकोनॉमी में एक बेरोजगारी का प्रकार आता है और ये कौन सा है, तो इसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है ये, तो जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग संलग्न होते हैं तो वहां पर यह बेरोजगारी दिखती तो नहीं है, परंतु वहां पर यदि हम देखें तो वो अतिरिक्त लोग जो लगे हुए हैं उनके निकलने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे कहा जाता है क्या, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि 4 एकड़ खेत में मान लेते हैं कि काम करने वालों की संख्या है 8 और यहां पर यदि इसी 4 एकड़ खेत में 16 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो यहां पर इन 8 व्यक्तियों के चले जाने पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। तो इसे क्या कहा जाता है कि यहां पर 8 व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित है, अर्थात यह हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आते हैं कि लग नहीं रहे हैं कि अनएम्प्लॉय हैं परंतु होते जरूर हैं। और इसका डायरेक्टली नेगेटिवली इंपैक्ट आपको पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एक्चुअल में यहां पर जनसंख्या अधिक है, ये एक प्रकार से मानव अधिवास का या फिर मैं यूं बोलूं कि जनसंख्या का हॉटस्पॉट है। और यहां पर अभूतपूर्व, अब देखिए इसका पॉजिटिव पॉइंट कि सेवा क्षेत्र में योगदान की क्रांतिकारी क्षमता है, अर्थात इस एरिया में आप पाएंगे कि इतने युवा हैं। जैसे किसी भी देश का पिरामिड यदि आप देखेंगे तो पिरामिड में यदि युवाओं की जनसंख्या ज्यादा होती है तो युवाओं की जनसंख्या ज्यादा होने पर आप पाते हैं कि वो पिरामिड सीधा खड़ा होता है, अर्थात वहां पर डिपेंडेंट लोग कम हैं और कार्य कुशल लोग जो एक्चुअल में कार्य करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में वर्क करना चाहते हैं, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, इनकी जनसंख्या ज्यादा है। और जब इनकी जनसंख्या ज्यादा है तो उस अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए वर्तमान गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट भी आता है कि हमारे यहां यूथ पावर बहुत ज्यादा है। ये यूथ पावर पहले से वर्ष 2000 के बाद से यदि आप देखें तो यूथ पावर बढ़ रही है। दैट इज वाई कि आज यदि आप देखेंगे तो भारत का बोलबाला पूरे विश्व में आपको देखने के लिए मिलता है ना। कारण क्या है कि हमारे यहां यूथ पावर बहुत ज्यादा है। अब यदि हम इस बात पर आते हैं कि एक्चुअल में इस जनसंख्या का प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, परंतु सेवा क्षेत्र में योगदान ये इसका पॉजिटिव पहलू है। अर्थात इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब भी एक अर्थव्यवस्था को विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना होता है तो उसकी निर्भरता घटानी होती है कृषि पर। यानी कि आवश्यक ये होता है कि लोग प्राथमिक क्षेत्र से उठें और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अपना योगदान दें, है ना, ताकि कृषि पर निर्भरता कम हो। और कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक ये है कि आपके यहां होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन। परंतु उत्तर भारत के विशाल मैदान क्षेत्र में यदि हम देखें तो इसकी कुछ कमी देखने मिलती थी पहले, अभी नहीं मिलती है, पहले जरूर मिलती थी। और इसी कमी को पूर्ण करने के लिए यूपीएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन यहां पर आता है कि बताइए कुछ उद्योगों को उनके कच्चे माल से दूर स्थापित किया जाता है, क्यों। जैसे यदि आप देखेंगे तो ऑयल रिफाइनरीज की यदि मैं बात करता हूं तो जामनगर ऑयल रिफाइनरी में क्या कमी थी भाई, तो इसको हटाकर हमने बनाया मथुरा ऑयल रिफाइनरी, यानी हटाकर नहीं, इसी के साथ साथ हमने बनाया मथुरा ऑयल रिफाइनरी, है ना, जो कि यूपी में आती है। बरूनी ऑयल रिफाइनरी जो कि बेसिकली बिहार वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगी। और पानीपत ऑयल रिफाइनरी, यहां पर पानीपत है हरियाणा में, पानीपत हरियाणा। इसी प्रकार मथुरा जो कि आती है यूपी में, और एक और आती है बरूनी जो कि बेसिकली देखने के लिए मिलेगी
आपको बिहार वाले रीजन में। अब देखिएगा कि एक्चुअल में यहाँ के लोगों की यदि हम बात कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, और ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ये है कि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है। तो भाई जनसंख्या की निर्भरता भी किसी पर होगी, और हमने देख लिया यहाँ पर कि जनसंख्या की निर्भरता है एक्चुअल में कृषि पर, अर्थात भारत जो कि एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का है। यानी कि यदि आप हरित क्रांति के केंद्र को भी देखते हैं तो हरित क्रांति का केंद्र, इसकी हम मान लेते हैं दूसरी विशेषता है, मान लीजिए है ना, कि यह हरित क्रांति का केंद्र भी था। तो हरित क्रांति का केंद्र वाला यह स्थान जहां पर आधे से अधिक जनसंख्या का निर्भरता है एक्चुअल में किसमें, कृषि में। तो कृषि पर एक्चुअल में निर्भरता कम कैसे की जाए, क्या इनको उठाकर आप महाराष्ट्र वाले रीजन या फिर ऐसे रीजन जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, जहां पर औद्योगिकरण बहुत ज्यादा है, उस स्थान में उठाकर रख सकते हैं। यदि वे वहां पर जाएंगे तो उनको सर्वाइवल भी तो करना पड़ेगा। तो आवश्यक यह है कि इन्हीं के आसपास आप उद्योगों की स्थापना करें। यूपी आता है मध्य में, यूपी आपको देखने के लिए मिलेगा मध्य वाले एरिया में, अर्थात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दृष्टि से यहां पर कोई ऐसा साधन विद्यमान नहीं है, परंतु यहां पर हमने उद्योगों की स्थापना केवल इसलिए की ताकि लोगों के बाजू में जब ये उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो यहां पर आने पर अब जो लोग कृषि में संलग्न थे, कृषि कार्यों में संलग्न थे, वो कम आमदनी में भी सर्वाइव कर जाएंगे। कारण क्या है, घर बाजू में है भाई, है ना। आप काम करने के लिए बाहर जाना नहीं प्रेफर करते हैं, कारण यह है कि बाहर जाने पर उतना एक्सपेंस भी होगा। हाँ, यदि सैलरी अच्छी है तो फिर ठीक है, परंतु यदि हम मान लेते हैं कि जब आपको बाहर जाना पड़ेगा तो बाहर जाने पर सबसे पहले तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और यदि उद्योग या फिर इंडस्ट्री या फिर कोई साइबर पार्क आपके घर के आसपास लगा दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपके एक्सपेंसेस कुछ नियत हो जाते हैं, और बेसिकली यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, इसीलिए आप देखेंगे कि यहां के लोगों का पलायन उन क्षेत्रों की ओर ज्यादा होता है जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर सेवा क्षेत्र में योगदान देने की क्षमता, और साथ में जहां पर अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता, जिसमें इंडस्ट्री ही आती है, जिसमें सेवा क्षेत्र ही आता है, वहां पर निर्भरता ज्यादा हो। तो बेसिकली यदि हम यहां की पॉजिटिविटी की बात करें तो जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या अधिक होने के कारण इनमें सेवा क्षेत्र में योगदान की एक क्रांतिकारी क्षमता है, परंतु इनकी निर्भरता है कृषि पर, और कृषि पर निर्भरता कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा और अन्य ही सरकारों के द्वारा कुछ उद्योगों को उनके कच्चे माल से दूर स्थापित किया जाता है, जिसके उदाहरण है ये। और भी इसमें कई उद्योग आते हैं, जैसे यदि मान ले यहां पर जब उद्योगों की बात हमने कर ली, अब यदि हम यहां की बात करते हैं तो हरित क्रांति का केंद्र भी ये माने जाते हैं, अर्थात ये पूरे भारत में पैदा होने वाले, पूरे संपूर्ण भारत में उत्पादित होने वाले अनाज का एक मोटा परसेंटेज आप पाएंगे कि उत्तर भारत की बेल्ट से ही होता है, जिसमें कुछ स्टेट नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर आते हैं, जैसे कि लाइक पंजाब, है ना, ये पंजाब इसमें शामिल है, पंजाब के साथ साथ हरियाणा और साथ में यूपी, इनको शायद आपने पढ़ा हो, तो ये हरित क्रांति के केंद्रों की श्रेणी में आते हैं, केंद्र माने जाते हैं ये। और क्योंकि यदि आप इसको देखेंगे तो इन सभी मैदानों का निर्माण किसी ना किसी नदी तंत्र के द्वारा किया गया है, और किसी ना किसी नदी के द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। दैट इज वाई यहाँ की मृदा बहुत ज्यादा फर्टाइल है, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र ने निर्माण किया है एक्चुअल में पंजाब के मैदान का, जिसको हम पंच आप का नाम देते हैं। यहाँ पर आसाम घाटी क्षेत्र जो कि स्वयं में उत्पादित भूमि है, और यहाँ पर जो मैंने अभी नहीं बनाया है यह है गैंगटिक प्लेन अर्थात गंगा का मैदान। और जब यही सभी मैदानों को आप देखेंगे तो इन पूरे मैदानी भागों में आप पाएंगे कि उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है, और उत्पादन क्षमता अधिक होने के कारण ही जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति का केंद्र माने गए थे यही उत्तर भारत के मैदान वाले ये सभी स्टेट्स। अब चूंकि यहां पर हरित क्रांति का केंद्र है, देखिए इंटरकनेक्ट करिएगा, जनसंख्या ज्यादा थी तो आपने इसको इकोनॉमी से जोड़ा, इकोनॉमी से जोड़ते हुए आपने यहां पर इंडस्ट्री से जोड़ा, और इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हुए अब आपने कृषि को निकाला और हरित क्रांति के साथ इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया। और जब आपने इसको हरित क्रांति से कनेक्ट किया तो याद रखिएगा, यदि यहां पर कृषि अच्छी हो रही है, हरित क्रांति का केंद्र है, तो फिर आप यहां पर ऐसे उद्योगों की स्थापना भी करेंगे जिनमें कृषि का बहुत ज्यादा महत्व होता है, अर्थात हम यहां पर औद्योगिकरण और किस प्रकार का कर सकेंगे। तो देखिए यहां पर कृषि के लिए आवश्यक होता है, सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होता है, तो हरित क्रांति के पश्चात अब यहां पर हमको आवश्यकता पड़ने लगी थी एक्चुअल में
फर्टिलाइजेशन की, अर्थात यहां पर हमने रासायनिक खाद और साथ में उर्वरकों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो यहां पर पहले उद्योग तो आपके स्थापित होंगे, पहले उद्योग रासायनिक खाद से संबंधित, यानी कि यहां पर आप रासायनिक खाद और उर्वरकों से संबंधित उद्योग डाल सकते हैं। भाई क्यों? यदि आपने यहां पर ये उद्योग लगा लिया मुंबई वाले रीजन में, तो मुंबई तो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। एक्चुअल में संबंधित क्षेत्र में कौन सा उद्योग लगेगा, कौन सी इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, यह वह क्षेत्र ही बताता है। जैसे यदि आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में आपको हैवी व्हीकल्स की इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। यदि आप गुजरात वाले एरिया में रहते हैं, जामनगर वाले एरिया में रहते हैं, तो वहां पर आप कोई फर्टिलाइजेशन की इंडस्ट्री थोड़े ना लगाएंगे। तो संबंधित क्षेत्र में कैसी इंडस्ट्री रहेगी, संबंधित क्षेत्र में कैसा औद्योगिकरण रहेगा, ये संबंधित क्षेत्र की मृदा, संबंधित क्षेत्र की जलवायु और संबंधित क्षेत्र का वातावरण यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट हमें बताता है। तो बेसिकली उत्तर भारत का मैदान या फिर इस नॉर्थ इंडियन प्लेन की बेल्ट पूरी की पूरी कृषि संबंधित अर्थव्यवस्था से है। और यहां पर हम रासायनिक खाद व उर्वरकों से संबंधित, रासायनिक खाद व उर्वरकों से संबंधित उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें हम इन सभी का उत्पादन करेंगे और इन सभी के उत्पादन के द्वारा इनका विकास भी होगा। और जब इनका विकास होगा तो फिर डायरेक्टली फायदा होगा किसको? भारत सरकार को। ठीक इसी प्रकार यहां पर हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण मतलब कि चीजों को प्रसंस्कृत करके उनकी मुद्रा में, उनकी वैल्यू में बढ़ावा देना, इट्स कॉल्ड खाद्य प्रसंस्करण या फिर फूड प्रोसेसिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि एक प्रकार का गेहूं होता है जिसको हम मैक्रोनी गेहूं का नाम देते हैं। अब ये मैक्रोनी गेहूं एक्चुअल में बहुत सस्ता होता है, परंतु इसी का खाद्य प्रसंस्करण करके हम इससे बनाते हैं महंगा मैक्रोनी मैदा, मैक्रोनी पास्ता, मैक्रोनी पिज्जा। तो ये क्या हुआ कि चीज वही है, परंतु इसका खाद्य प्रसंस्करण करके, फूड प्रोसेसिंग करके आपने इसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा इंक्रीजन कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। और जब आपने ये बढ़ोतरी की तो अनफॉर्चुनेटली अंत में हुआ क्या? मुद्रा की प्राप्ति। और किसी भी अर्थव्यवस्था का अंतिम उद्देश्य क्या है? कि भाई लोग खुशहाल हों, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा हो और साथ में वहां पर हमें मुद्रा की भी एक अच्छी आमदनी हो। तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो जब खाद्य प्रसंस्करण होगा किसी चीज का, तो वही व्यक्ति या फिर वही अनाज जो पहले कम दाम में मिलता था वही अब ज्यादा दामों में बिक सकेगा, है ना। अब ये ज्यादा दाम की मैं देश के अंदर बात नहीं कर रहा हूं या फिर नॉट ओनली हमारे नेशन में, परंतु हम इसको बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और जब ये बाहर जाएगा तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? तो इससे हमें बेसिकली प्राप्त होगा विदेशी मुद्रा भंडार। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उत्तर भारत का विशाल मैदान की एक विशेषता यह है कि यह विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति में भी अपना अभूतपूर्व योगदान देता है। कारण यह है कि यहां पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं किससे? अन्य नेशंस के साथ। और अन्य नेशंस के साथ कनेक्ट करने पर यहां पर जितना भी उत्पादन हो रहा है वो अन्य देशों में जब एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उससे हमें प्राप्त होगी क्या? विदेशी मुद्रा भंडार। अर्थात यहां पर हम प्राप्त कर सकेंगे विभिन्न प्रकार के अन्य स्रोतों को, उसी से विभिन्न प्रकार के अन्य स्रोतों को। अब यहां पर कई चीजें आ सकती हैं, जैसे कि गेहूं से मैदा बना लो, चावल से अन्य उत्पाद बना लो, गन्ने से अन्य उत्पाद बना लो, तो ये सभी चीजें। और साथ में यदि यहां पर हो रही है कृषि, तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें यह भी देखने के लिए मिलेगा कि भाई कृषि में उपयोग होने वाले हैवी उपकरण अर्थात भारी उद्योगों की स्थापना भी यहां पर की जाएगी। और भारी उद्योगों की क्यों की जाएगी भाई? तो बेसिकली आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये भारी उद्योग जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इनका उपयोग एक्चुअल में कहां पर है? इनकी वास्तविक उपयोगिता उत्तर भारत के विशाल मैदान में है। दैट इज वाई जब ये सभी उद्योग यहां पर स्थापित किए जाएंगे, अब इसका फायदा क्या भाई? जब ये सभी उद्योग यहां पर आएंगे तो यहां पर जो जनसंख्या है उसका पलायन होगा इस ओर, और जब इस ओर पलायन होगा तो कृषि पर निर्भरता कम होगी, और जब कृषि पर निर्भरता कम होगी तो उतने ही व्यक्ति मिलकर और अच्छे से प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दे पाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें यदि संबंधित
अतिरिक्त व्यक्तियों को उस स्थान से निकाल भी दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यही लोग आएंगे कहां पर, उद्योगों में काम करने के लिए। और जब उद्योगों में काम करने के लिए आएंगे तो एक्चुअल में ये वहां संबंधित क्षेत्र में जो कि प्रचंड बेरोजगारी थी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से कोई वर्क नहीं कर रहे थे, इनकी अतिरिक्त प्रोडक्टिविटी नहीं थी, और जब ये यहां पर आएंगे तो इनकी अतिरिक्त प्रोडक्टिविटी होगी। अर्थात उत्तर भारत का विशाल मैदान ना केवल कृषि के दृष्टिकोण से अपितु यहां पर ये औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूथ पावर और साथ में ये पूरा सेवा क्षेत्र में योगदान के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण निकल के आता है बेटा। ठीक इसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो यही क्षेत्र टूरिज्म की दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण रहता है। और ये टूरिज्म की दृष्टिकोण से कैसे, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा कि कल ही हमने देखा था कि एक्चुअल में ये पूरी नॉर्थ इंडियन प्लेन की बेल्ट अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदान का ये पूरा क्षेत्र, तराई क्षेत्र में हमने इसको बांटा था, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और बांगर क्षेत्र तथा खादर क्षेत्र। यदि इस पूरे क्षेत्र को आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमने देखा था कि इस पूरी बेल्ट में, यहां इस वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिल रही है बायोडायवर्सिटी। और जब यहां पर आपको बायोडायवर्सिटी की प्रधानता देखने के लिए मिल रही है तो एक्चुअल में इसके कारण अर्थात केवल और केवल बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता यहां पर स्थापित कर देने के परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि इस जैव विविधता को देखने के लिए यानी कि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म को कैसे, तो जैव विविधता आपने बनाई है, या फिर मान लीजिए नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, तो इसमें आप किसी को प्रवेश भी कराएंगे। अर्थात यहां पर आप टूरिज्म को भी अर्थात पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यह पर्यटन केवल और केवल भारतीय व्यक्तियों के लिए होगा, यह विदेशी व्यक्तियों के लिए भी होगा, अर्थात देशज और विदेशज दोनों के लिए होगा। और जब यह देशज और विदेशज दोनों के लिए होगा तो जब यहां पर विदेशियों का आगमन होगा तो इसके द्वारा भी हमको क्या प्राप्त होगा बेटा, इसके द्वारा भी हमको प्राप्त हो सकता है विदेशी मुद्रा भंडार। यानी कि नॉट ओनली कृषि पर्पस या फिर नॉट ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपितु ये टूरिज्म के हिसाब से, अपितु यह पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से, अपितु यह विदेशी मुद्रा भंडार के हिसाब से और साथ में यह बायोडायवर्सिटी के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि अब मैं इसको कंपाइल करता हूं कि यदि उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम देखें तो यह जनसंख्या का हॉटस्पॉट माना जाता है, अर्थात यहां पर जनसंख्या बहुत अधिक है। और ये कितनी अधिक है हमने समझ लिया था। और जनसंख्या अधिक होने का कारण यह है कि यहां की आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जिसका नेगेटिव पॉइंट यह है कि यहां पर आपको प्रचंड बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है। और कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए यहां पर हमने दूसरी विशेषता निकाली कि यहां पर औद्योगिकरण बहुत ज्यादा होता है। और औद्योगिकरण इसलिए क्योंकि यहां पर यूथ पावर ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। तो एक नेगेटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट आपने लेकर चला और उसी से थर्ड पॉइंट निकाला आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कौन कौन से उद्योग यहां पर लगाए जा सकते हैं यह हमने बात की। और चूंकि यहां पर इतने उद्योग लगाए जा सकते हैं अर्थात यहां से कुछ उद्योगों के फलस्वरूप हम विदेशी मुद्रा भंडार की भी प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन करेंसी का भी एक प्रकार से जरिया बनकर सामने आता है बेटी। और साथ में हमने यह भी देखा कि यह हरित क्रांति का केंद्र माना जाता था। और क्यों, क्योंकि यहां की मृदा बहुत ज्यादा फर्टाइल है और साथ में यहां पर जलोढ़ मृदा का बहुत अधिक विस्तार देखने के लिए मिलता है। और इसी वीडियो में हमने जाना था कि साथ में यह क्षेत्र बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। इसका मेन रीजन था तराई क्षेत्र और बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट, अर्थात यह कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा पर्यटन को भी। अब इस पूरे वीडियो के अनुसार 4 पॉइंट निकल के आते हैं। अर्थात जनसंख्या, पॉपुलेशन के संदर्भ में जनसंख्या निकल के आती है। जनसंख्या के अलावा औद्योगिकीकरण निकल के आता है। जनसंख्या, औद्योगिकीकरण के अलावा इसमें कई पॉइंट बनेंगे, औद्योगिकीकरण में कई पॉइंट बन जाएंगे जैसा कि मैंने यहां पर बनाया, क्लियर। और साथ में यहां पर आ जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार का आवागी, यानी कि इससे आपको विदेशी मुद्रा भंडार भी प्राप्त होगा। और साथ में यहां पर जैव विविधता के दृष्टिकोण से और साथ में यहां पर पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण होगा। यानी कि ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और इन 5 पॉइंट के हिसाब से आप अपनी आंसर राइटिंग करके मुझे इस चैनल पर भेज सकते हैं कि भाई ये आंसर है मेरा, और मैं उस आंसर को चेक करूंगा और उसमें और क्या क्या ऐड करने की जरूरत है मैं वहां पर आपको सजेस्ट करूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। चलिए, थैंक यू।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।